लाइक वाइक भी कर दीजिए, आप लोग साथ में जुड़े हैं तो। दोस्तों को शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर दीजिए, कोई और भी जुड़ना चाहे, लाभ उठाना चाहे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो नाउन का नंबर हम लोगों ने देख लिया, नाउन का जेंडर देख लिया। इसका जो लास्ट सेगमेंट है, जब जहां जाके नाउन कंप्लीट होता है, वो है केस। तो अब ये जो केस है, ध्यान रखना है कि इस केस की स्पेलिंग भी वही है जो मुकदमे की केस की होती है, लेकिन यहां पर इस केस का मतलब मुकदमा नहीं, इसका मतलब है कारक। जैसे आप हिंदी में कारक पढ़ते हैं, ठीक है, तो हिंदी में कारक ढेर सारे होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान, तो वहां पर आप 7-8 प्रकार के कारक पढ़ते हैं, है ना। इंग्लिश में केस, कारक उतने सारे नहीं होते। यहाँ पर इनका एरिया, इनकी संख्या, इनका दायरा छोटा है, लेकिन उतने से ही हम हिंदी के उन सभी शब्दों वाक्यों का निपटारा कर लेते हैं। वो आप जब केस को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो प्रश्न यही उठता है कि केस अर्थात कारक होता क्या है, हम कारक कहते किसे हैं, है ना, इसे हम कारक कहेंगे। तो कारक है क्या? कारक को अगर डिफाइन किया जाए तो डिफाइन कर लीजिए कि द रिलेशन इन विच, ठीक है, अ नाउन स्टैंड्स। एक रिश्ता है, रिलेशन है, जिस रिलेशन में कोई नाउन बंध जाता है, ठीक ना, इसके साथ स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड्स। और ध्यान दीजिएगा जरा, पहली चीज क्या है बच्चा, कारक किसे कहेंगे, कारक क्या है, तो यह वह रिलेशन है, वह संबंध है जो नाउन स्थापित करता है। किसके साथ? अन्य शब्दों के साथ। आप जब एक सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस में जो नाउन आते हैं, या जाहिर सी बात है जब नाउन आएगा तो उस नाउन के बदले प्रोनाउन भी आएगा। तो नाउन अथवा उस नाउन के बदले आने वाला प्रोनाउन, ठीक है, नाउन ही परिभाषा में नाउन ही लिखूंगा, नाउन के बदले प्रोनाउन भी आ सकता है। ये नाउन वाक्य में, सेंटेंस में आने वाले जो अन्य शब्द हैं उनसे जो रिश्ता स्थापित करता है, जो संबंध स्थापित करता है, उस संबंध को ही कारक कहते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग जो भी आप हैं, ऐसे ना जो भी सनी है क्या है, सब खुश रहिए, सबका स्वागत है। ठीक है, जुड़ते जाएं, लाइक वाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं, ठीक है, और अपनी बातें भी कहते जाइएगा। अथवा और द चेंज ऑफ फॉर्म या रूप परिवर्तन, कारक क्या है, रूप परिवर्तन है। कौन सा रूप परिवर्तन है? बाय विच दिस रिलेशन ना इज इंडिकेटेड, बाय विच दिस relation is indicated। ठीक है, is called क्या, कारक, उसे केस कहते हैं, is called the case। देखना बच्चा लोग, आपके सामने कारक की परिभाषा उपलब्ध है और इस परिभाषा के दो हिस्से हैं। देखो यहां और से बांटा गया है। एक तो ये कि हम कोई भी सेंटेंस जब लिखते हैं, उस सेंटेंस में जो नाउन आता है अथवा उस नाउन के बदले कोई प्रोनाउन आता है, वो नाउन सेंटेंस के अन्य शब्दों से जो रिलेशन स्थापित करता है, उस रिलेशन को कारक कहते हैं, केस कहते हैं।
is the case, or the change of form by which this relation is shown is indicated, that is also case. एग्जाम्पल देखिए, इससे मैं उदाहरण लिखूं, मैं एक उदाहरण लिखूं कि मोहन इज माय टीचर। या ध्यान से देखिएगा, मोहन इज माय टीचर, मोहन मेरे शिक्षक हैं। अब जरा समझिए बात को। अब इस वाक्य में देखा जाए तो एक नाउन यहां आया है, एक नाउन यहां आया है, ये भी एक शब्द है, ये वर्ब है, और ये भी एक शब्द है, ये पजेसिव एडजेक्टिव। अब जरा ध्यान से देखिए, तो यहां पर इस मोहन और इस टीचर के बीच में एक संबंध स्थापित हो रहा है। ध्यान से समझना, उस संबंध को कौन दिखा रहा है बेटा? देखो क्या कर रहा है कि चेंज ऑफ फॉर्म बाय विच दिस रिलेशन इज इंडिकेटेड। तो इस मोहन और इस टीचर के बीच संबंध है ना, कि शिक्षक है कौन? मोहन। किसके? मेरे। इस संबंध को, तो मेरे शिक्षक कौन है? मोहन है। इस संबंध को स्थापित कौन कर रहा है? ये मां है। तो आपको पता है जब मैंने कहा है कि चेंज ऑफ फॉर्म, तो चेंज ऑफ फॉर्म का मतलब क्या? ये माई किसका रूप है? आई का बदला हुआ रूप है। आप आई लिखते हैं, फिर मी लिखते हैं, फिर माय लिखते हैं। आई कर्ता कारक है, मी कर्म कारक है, माय संबंध कारक है। यहां संबंध स्थापित हो रहा है, रिलेशन स्थापित हो रहा है। इस रिलेशन को स्थापित करने का काम कौन कर रहा है? ये मां है। ठीक, अब ध्यान से देखना जरा, यहां ये जो वर्ब आई है, इस वर्ब से इस नाउन का भी एक संबंध है और इस नाउन का भी एक संबंध है। समझिएगा, यहां पर ये जो दोनों नाउन है, ये दोनों आपस में संबंध स्थापित हो रहा है। इस शब्द का आपने लिखा ना कि नाउन अन्य शब्दों से, तो ये जो नाउन आया है, ये जो नाउन आया है, इन दोनों का आपस में एक संबंध स्थापित हो रहा है। उस संबंध को स्थापित कौन कर रहा है? ये माय। और ये माय क्या है? चेंज ऑफ फॉर्म है, बदला हुआ रूप है। क्लियर है ना? इसलिए कारक है। अब वो कौन सा कारक है आते हैं, पहले कारक समझिए। और यहां ये जो वर्ब आई है बेटा, इस वर्ब से इस नाउन का भी एक संबंध स्थापित हो रहा है और इस नाउन का भी एक संबंध स्थापित हो रहा है। जाहिर सी बात है, ये जो नाउन है, ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है, और ये जो नाउन है, क्योंकि पूरा जो नाउन फ्रेज है ना, तो ये इस वर्ब का क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट है। और कॉम्प्लीमेंट होता क्या है मुन्ना मुनिया लोग? एक तरह से ऑब्जेक्ट ही होता है। हम ऑब्जेक्ट को ही उसकी पोजीशन, उसके प्रयोग के आधार पर कभी ऑब्जेक्ट कहते हैं, कभी कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, कभी एडवर्बियल कहते हैं। हाँ, वो जो एडवर्ब्स आते हैं ना, वो भी एक तरह से वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का ही कार्य करते हैं, उसकी मीनिंग को पूरा करते हैं। तो ध्यान से देखो, अब देखा जाए तो यहां पर ये जो टीचर है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है, कर्म कारक। और यहां जो मोहन है, ये नॉमिनेटिव केस में है, कर्ता कारक। और इन दोनों के बीच संबंध स्थापित करने का कार्य कौन कर रहा है? ये माय जोड़ रहा है, रिलेशन स्थापित कर रहा है। ये किस कारक में है? संबंध कारक, पजेसिव केस। तो आप ध्यान से देखिए, तो नॉमिनेटिव, पजेसिव, ऑब्जेक्टिव, तीन केस तो यहीं आ गए। ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक, नॉमिनेटिव केस जिसको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, तो सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव कर्ता कारक, पजेसिव संबंध कारक, और एक कारक और है, वो है वकेटिव केस, संबोधन कारक। तो इंग्लिश में कुल 4 केसेस होते हैं, 4। अच्छा, कहीं कहीं आपको 5 भी मिल जाएंगे, तो 5 वो कैसे होते हैं उस पर मैं आऊंगा। हम लोग उसको हर चीज को ना डिटेल में चलते हैं लेके, मतलब रेडीमेड चीजें नहीं पढ़नी है, हम लोग खुद गड्ढा खोदना है, खनिज निकालना है, फिर उसकी पहचान करनी है। तो बहुत से पुस्तकों में आपको 5 केसेस मिल जाएंगे, तो 5 केसेस पढ़ करके कंफ्यूज मत होइएगा। मैं आपको भी दिखाऊंगा कि वो 5 होते कैसे। बेसिकली ये विचार समझिए, क्या
नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, वोकेटिव। ठीक है, तो पहले प्रकार पे हम बाद में जाएंगे। पहले ये बताओ कि आप सब लोग कारक की परिभाषा समझ गए ना? और इस ग्राफ से मैंने इस परिभाषा को साबित किया कि नहीं किया कि कारक क्या है, केस क्या है, बल्कि केस कहिए, कारक हिंदी में होता है। केस क्या है? तो केस एक रिलेशन है, एक संबंध है, इन विच अ नाउन स्टैंड्स, जिसमें नाउन बंध जाता है उस रिश्ते में। ये रिश्ता क्या कहलाता है ना? वो जो रिश्ता है, जिस रिश्ते में जाके नाउन बंधता है, किसके रिश्ते में? अन्य जो शब्द आते हैं सेंटेंस में, द अदर वर्ड्स, ठीक है, उनसे जाके जुड़ता है। उस संबंध को भी कारक कहते हैं। एंड द चेंज ऑफ फॉर्म which which indicate that relationship is also case, वो भी कारक है। जैसे यहां पर देखो, ये जो शब्द है, ये चेंज ऑफ फॉर्म है, आई का माई बना है, ये भी कारक है। और ये जो दोनों शब्द हैं, ये जुड़ रहे हैं, ये भी कारक है। इतना क्लियर है? आगे चलो मैं प्रकारों की ओर। अब कोई कारक पूछेगा तो बता लोगे ना? कारक क्या है? संबंध है, रिलेशन है। क्या? कौन सा रिलेशन? जो नाउन का सेंटेंस के अन्य शब्दों में स्थापित होता है। एक सेंटेंस में अन्य जो शब्द आए हैं, उन शब्दों से उसका क्या संबंध है? भाई क्रिया आएगी तो क्रिया से नाउन का संबंध क्या होगा? या तो वो उसका कर्ता होगा, या तो उसका वो कर्म होगा, या तो, ठीक है, पजेसिव में होगा, या तो ऑब्जेक्टिव में होगा, या तो नॉमिनेटिव में होगा। क्रिया के पहले आएगा, क्रिया के बाद आएगा, है ना? उसी को हम कारक कहते हैं। इतना थोड़ा सा मुझे इशारा करें तो मैं आगे बढ़ूं। चलो ठीक है, क्लियर है ना? हाँ, आइए अब हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। अब ये जो कारक है, ये कारक इंग्लिश में बेसिकली कितने होते हैं? तो पहला क्या? नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव, ठीक है, जिसको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। ठीक है, नॉमिनेटिव अथवा सब्जेक्ट। दूसरा ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना? ये जो ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव, इसी ऑब्जेक्टिव केस को बच्चा लोग वास्तव में कुछ पुस्तकों में ऑब्जेक्टिव ना लिखकर इसको जो है एक्यूजेटिव केस और डेटिव केस, ये देखिए, एक्यूजेटिव केस अथवा डेटिव केस, ठीक है ना? अब आपको तमाम बुक्स में ये ऑब्जेक्टिव ना मिलकर बच्चा लोग सीधे उसमें लिख देगा नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डेटिव, ठीक है? इसके बाद वोकेटिव केस, ठीक है, और अंत में पजेसिव अथवा जेनिटिव केस। देखें जरा, अब एक बात बताओ, अब जो आप 5 प्रकार के केस कहीं पाओगे तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अगर मैं यहां से पढ़ूं 1 2 3 4 तो 4 ही हुए, लेकिन मैं इसको ना पढ़ क्या पढ़ूं 1 2 3 4 5, 5 हो गए कि नहीं हो गए? हाँ, अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि ये एक्विजिटिव क्या होता है, डेटिव क्या होता है? वेट करो, धीरे धीरे धीरज रखो, ठीक ना? रिलेशन इन के बाद क्या लिखा था भाई? अच्छा देख लो क्या लिखा है। रिलेशन इन विच है बच्चा, ये देखो, द रिलेशन इन विच ना, WHICH, the relation in which a noun stands to some other words or the change of form by which this relation is indicated is called the case. क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? रिस्पॉन्स करो तो मैं आगे बढ़ूं।
अब है, चलिए तो अब देखो जरा, तो ये 4 4 या 5, अब कंफ्यूजन नहीं होगा ना। कहीं पे डायरेक्टली वो जो है नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डेटिव, वोकेटिव, पजेसिव लिख देता है, और कहीं पर नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, वोकेटिव, पजेसिव या पजेसिव वोकेटिव, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये मुद्दा नहीं है। तो आपको 4 मिलेंगे, 5 है ना, तो हम 4, आखिर ये तो इसी का प्रकार है ना, तो हम ऑब्जेक्टिव से ही पढ़ें और उसमें हम एक्यूजेटिव और डेटिव को समझ लेंगे, तो ज्यादा बेहतर पिक्चर बनेगी। थोड़ा सा डिटेल में चल के पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो केस की बात, कि केस कितने प्रकार के, 4 प्रकार के ना। नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव को आप हिंदी में कहते हैं कर्ता कारक, अगर आप हिंदी की बात करें तो इसको कहते हैं कर्म कारक, ठीक है। इसको कहते हैं संबोधन कारक, ठीक है। और इसको कहते हैं संबंध कारक, संबंध कारक, ठीक है। कर्ता कारक, कर्म कारक, संबोधन कारक, संबंध कारक, क्लियर। चले, अब एक एक करके हम लोग देखें कि नॉमिनेटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इनके यूजेस कैसे होते हैं और क्यों ये जानना जरूरी है। जाहिर सी बात है कि आप एग्जाम में डायरेक्टली ये नहीं पूछेगा, लेकिन अगर ये बेस तैयार नहीं है, फिर सेंटेंसेस को समझने में उनका उनका सही, कहाँ पे हम मोहन का प्रयोग करें, कहाँ मोहन्स का प्रयोग करें, कहाँ हिज का प्रयोग करें, कहाँ हिम का प्रयोग करें, कहाँ ही का प्रयोग करें, जाहिर सी बात इसमें तकलीफ होगी, है ना। इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा बेसिक्स को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। आइए एक एक करके देखते हैं। अब जो है, सबसे पहले नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, मैं नॉमिनेटिव ही बार बार लिखूंगा, जिसको आप सब्जेक्टिव भी कहते हैं, मैं इसको नॉमिनेटिव ही लिखूंगा, ठीक है। नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्ट, कर्ता कारक, तो जाहिर सी बात, कर्ता कारक क्या है, तो साहब जो सब्जेक्ट होगा वो जाहिर सी बात है किसका सब्जेक्ट होगा, वर्ब का सब्जेक्ट होगा। तो एनी नाउन which acts, which functions as the subject of a verb is called the nominative case ना। तो आप क्या कहोगे कि when a noun, और जाहिर सी बात है नाउन आएगा तो उसके बदले कौन ला सकता है, नाउन is used as the subject of a verb, ना, is in नॉमिनेटिव केस। क्लियर है, जब कोई नाउन किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है तो, ठीक है, इट इज कर लो यहां पे, इट इज इन ना, यहां पे इट इज ना, इट इज इन नॉमिनेटिव केस। कोई भी नाउन आप लेते हैं तो अब ध्यान दीजिएगा जरा। अब आपने कहा कि रमेश प्लेड वेल, रमेश बहुत अच्छा खेला, कौन खेला, रमेश। अच्छा, इसको पहचानने का एक तरीका कि आप अगर पर्सन है तो हु से, थिंग्स हैं तो विच या व्हाट से प्रश्न कर लीजिए। इस व्हाट, विच और हु का जो उत्तर मिलेगा साहब, वो सब्जेक्ट होगा, और जो सब्जेक्ट होगा, किसी भी वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा वो किस केस में होगा, नॉमिनेटिव केस में होगा। इज दैट क्लियर। इसलिए यहां पर ये जो रमेश है, ये किस केस में है बच्चा लोग, नॉमिनेटिव केस में, ये नॉमिनेटिव केस में कर्ता कारक, ठीक है।
कोई भी आप वाक्य लिखते हैं, आपने कहा कि द हाउस वॉज डिमोलिस्ड, घर को गिरा दिया गया, ढहा दिया गया, ध्वंस कर दिया गया। किसे ध्वंस किया गया? घर को ना। ये जो यहां पे नाउन फ्रेज आया है, ये किस केस में है? नॉमिनेटिव केस में। जो भी सेंटेंस का वर्ब होगी, उस वर्ब का जो भी सब्जेक्ट होगा बच्चा लोग, वो किस केस में होगा? नॉमिनेटिव केस में होगा। आप कुछ भी लिख रहे हैं, अगर उसका सब्जेक्ट है तो कर्ता कारक है ना। आप कहोगे कि दिस, यहां मैं लिख दे रहा हूं, दिस बुक इज अमेजिंग, यह किताब कमाल की है। क्या कमाल की है? यह किताब। यहां पर ये जो फ्रेज है, ये पूरा का पूरा नाउन फ्रेज है ना, ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, इसलिए किस केस में है? यहां पे जाहिर सी बात है नॉमिनेटिव केस। तो नॉमिनेटिव केस पहचानना आपको आ गया। आज के बाद कोई कहे कि नॉमिनेटिव केस क्या है, सब्जेक्टिव केस क्या है, कर्ता किसे कहते हैं, तो आई होप आप फटक से बता लेंगे का ना। बीच बीच में क्रिया देते रहिए, आपको बिल्कुल वही आनंद मिलना चाहिए जो आप ऑफलाइन क्लास में ले रहे हैं। बिल्कुल कमी नहीं महसूस होनी चाहिए, कोई जल्दी नहीं है, उछलने कूदने की बात नहीं, एकदम ट्रेडिशनल वे में पढ़िए। आप महसूस करिए कि सर आपके सामने बैठे हैं क्लासरूम में और पढ़ा रहे हैं, कोई जल्दी नहीं। नोट कर लीजिए फटाक से, एक बार मुझे बता भी दीजिए। हाँ ठीक है। तो नॉमिनेटिव केस पहचान लोगे ना, इसी को बचपन में गुरुजी ने सब्जेक्टिव केस कहा होगा। तो चाहे सब्जेक्टिव केस कहो और चाहे नॉमिनेटिव केस कहो, है ना। नॉमिनेटिव थोड़ा सा फॉर्मल टर्म है, सब्जेक्टिव जुबान पे चढ़ी रहती है, ठीक है। कर्ता कारक। आगे चला जाए ना। यहां पर ये नॉमिनेटिव में है, यहां पर ये नॉमिनेटिव में है, यहां पर ये नॉमिनेटिव में है, ठीक है। तो हर वो नाउन जो किसी वर्ब का सब्जेक्ट का कार्य करता है, वो नॉमिनेटिव केस में होता है। इज दैट क्लियर? दिव्यांश खुश रहिए। चलें आगे, नेक्स्ट पेज पे चलता हूं मैं, ठीक ना। नोट कर लिए होंगे आप लोग। आइए अब देखें। अब एक चीज आपको यहां पे समझनी है, हालांकि प्रोनाउन में इसको हम और डिटेल में बात करेंगे कि भाई ना, हम लोग केस पढ़ रहे हैं नाउन का, लेकिन उस नाउन के बदले प्रोनाउन भी आता है ना, नाउन भी आता है। तो वहां पे प्रोनाउंस भी हो सकते हैं, तो प्रोनाउंस के भी केस होंगे, है ना। तो अगर हम प्रोनाउंस की बात करें, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा हम ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्टिव की बात कर लें तो आ, चलो, तो नाउन की बात करें, जैसे मान लीजिए कि आप कुछ रखोगे, तो यहां पर नॉमिनेटिव केस में अगर हम यहाँ प्रोनाउंस की बात करें, प्रोनाउंस के नॉमिनेटिव क्या क्या होंगे, अगर नाउन के बदले प्रोनाउंस आ रहे हैं, तो अगर प्रोनाउंस आ जाए तो जाहिर सी बात है, अगर हम देखें फर्स्ट पर्सन में, तो आई और वी ये नॉमिनेटिव है ना। यू, ही, शी, ही, शी, इट, दे, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहे हैं, ये अगर प्रोनाउंस की आप बात करें, तो अगर हम प्रोनाउंस का प्रयोग करेंगे कर्ता कारक रूप में, तो उसका थोबड़ा ऐसा हो। ये क्या है? ये नॉमिनेटिव में, ये प्रोनाउंस के रूप है, ठीक है। जाहिर सी बात है, आगे हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में जानेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं चर्चा कर दे रहा हूं कि हम केस की बात करें, तो नाउन के बदले अगर प्रोनाउंस आए हैं तो उनका नॉमिनेटिव रूप क्या होगा? जाहिर सी बात है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, नॉमिनेटिव में, है ना। कभी कभी हम वन का प्रयोग भी करते हैं प्रोनाउन के रूप में, ये देखो वन,
ये भी नॉमिनेटिव है ना। आप जब कहते हो कि वन शुड डू वंस ड्यूटी, बड़ा फेमस एग्जांपल है, बार बार पूछा जाता है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जो वर्ब आई है, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? ये वन है। इस वन का मतलब है एवरीवन, सबको अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे जो वन है, ये किस केस में है? नॉमिनेटिव में। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम कर्ता कारक की बात नाउन के बजाय प्रोनाउन के लिए करें, तो प्रोनाउन में कर्ता कारक के रूप में ये चेहरे आएंगे, संभाल लीजिएगा। चलिए, तो आई होप कि आप नॉमिनेटिव केस को क्लियर कर चुके हैं, ठीक ना। अब नॉमिनेटिव के बाद चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। हटा रहा हूं मैं, देखें। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव केस की बात करें, ओ बी जे ई सी टी आई वी ई, ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक ना। तो जाहिर सी बात है, जो वर्ब का सब्जेक्ट होगा अगर वो नॉमिनेटिव है, तो जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होगा। इसमें कोई सोचने वाली बात तो है नहीं, है ना। ठीक है, तो जैसे आप कहोगे कि व्हेन, को दोहरा दो, व्हेन अ नाउन। अच्छा, मैं जब नाउन कर रहा हूं तो उसमें नाउन फ्रेज भी शामिल है, आप उसको लिखना नहीं है, ठीक ना। जब तक नाउन नहीं आएगा सब्जेक्ट तो बनेगा नहीं ना। नाउन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। जब कोई नाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक, इट इज इन ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। अब यहां जब मैं ये एक्सप्लेन करने चल रहा हूं दोस्त, तो मैं आशा करता हूं, ठीक है, कि आपको जब मैंने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ाया था, ठीक है, आपके पास क्लास नोट्स होगा, जरा फटाक से खोल के बैठ जाइए तो आपको आसानी होगी, है ना। और लगभग जो जुड़े हैं मुझे लगता है सब मेरे पुराने विद्यार्थी ही हैं। तो आप सब ने ऑफलाइन क्लास में जब मैं आपको पढ़ाता हूं, जो लोग थोड़े पुराने होंगे उनको मैंने यहाँ पे पढ़ाया होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो नए हैं पिछले 2-3 साल कोरोना काल के बाद के विद्यार्थी होंगे, तो उनकी कॉपी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की चर्चा कहाँ हुई होगी? जहां पे मैंने आपको ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ाया था, ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव, मोनो ट्रांजिटिव। तो फटाक से कॉपी खोलो और वहां पहुंचो और सामने रखो, तो अब जो मैं बात समझाने जा रहा हूं खटाक से समझ में आ जाएगा। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, पहले मैं ऑब्जेक्टिव केस को डिफाइन कर लूं, तो फिर मैं आपको एक्यूजेटिव और डेटिव डिफाइन करने वाला हूं। तो एक्यूजेटिव और डेटिव तभी समझ में आएगा जब आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का चैप्टर याद आ जाए ना। जो नए साथी जुड़े हों तो आपने भी पढ़ा होगा कि कुछ क्रियाएं मोनोट्रांजिटिव होती हैं, कुछ डाई ट्रांजिटिव होती हैं। जब डाई ट्रांजिटिव होती है तो उनके दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो दोनों ऑब्जेक्ट्स में ही एक एक्यूजेटिव और एक डेटिव होता है। आता हूं उस पर, पहले पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को पहचान लें, फिर ऑब्जेक्टिव के एक्यूजेटिव और डेटिव पे आते हैं। ठीक है कि जब कोई नाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ठीक है, जैसे अब मैं कहूं कि मोहन टीचर्स मी। मोहन टीचर्स मी, मोहन मुझे पढ़ाते हैं। अब किसे पढ़ाते हैं? तो मुझे लेकिन रुक जाइए, अभी अभी नहीं, अभी मी नहीं, रुक जाओ, पहले नाउन की बात करते हैं तब प्रोनाउन पे आते हैं, मजा नहीं आएगा, है ना। पहले नाउन पे ही टिके रहें, एक तरफ पे चलें। अब मोहन टीचर्स
राकेश। अब देखना जरा, मोहन राकेश को पढ़ाते हैं। अब देखना, अब इसमें दोनों आ गया। कौन पढ़ाता है? मोहन। किसे पढ़ाता है? राकेश को। अब देखो, ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए बेटा आपको whom से, अगर पर्सन है तो whom से, थिंग्स है तो which या what से। आज जब what से प्रश्न करेंगे, whom से प्रश्न करेंगे, चूंकि what का ऑब्जेक्ट what ही होता है, तो दोनों मामलों में what ही पूछा जाएगा, लेकिन who का ऑब्जेक्ट whom होता है। हालांकि अब who भी ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होने लगा है, आपसे चर्चा हुई है, आगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन में फिर से चर्चा होगी, तब तक इंतजार करिए। अभी ये समझिए कि जब आप किसे, किसको, क्या, अभी प्रश्न करना शुरू करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट प्राप्त होगा। तो यहां पर देखिए, कौन पढ़ाता है? मोहन, तो ये नॉमिनेटिव हो गया। बोले, किसे पढ़ाते हैं? तो राकेश को, तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव केस है, जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्टिव केस है या नॉमिनेटिव केस। तो इस सेंटेंस में राकेश इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है और मोहन इस वर्ब का सब्जेक्ट है, इसलिए ये नॉमिनेटिव केस में है और ये ऑब्जेक्टिव केस में। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, चला जाएगा ना। जब भी कोई वाक्य लिखोगे, उस वाक्य में ना आपने कहा कि ही, अब मैंने बता दिया कि भाई नॉमिनेटिव में ही आएगा। देखो, ही bought a chair, he bought a chair, ये देखिए। अब यहां पर किसने खरीदा? ही ने, नॉमिनेटिव है। क्या खरीदा? चेयर। देखो ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में। यहां पर चेयर किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है, कर्म कारक। और ही किस केस में है? कर्ता कारक। ठीक, किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में होता है और जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में होता है। एनी डाउट? अब देखना जरा, यहां पर भी आपको एक बात समझनी है। क्या समझना है? तो मैं आपको अगले पेज पे लेके चलता हूं। अगर कहीं कुछ छूटे, कुछ डाउट हो तो आप बताइएगा, मैं पीछे जाके फिर आपको तो दिखा दूंगा। देखना जरा, अब यहां पर जैसे आपने नाउन के बदले प्रोनाउन को सब्जेक्टिव में रखा, तो नाउन को हम जब ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं तो नाउन का ऑब्जेक्ट रूप भी नाउन ही होता है, सेम होता है, उसमें बदलाव नहीं होता। सावधान कहां रहना है कि जब हम प्रोनाउंस का प्रयोग करेंगे तो जो प्रोनाउंस के ऑब्जेक्टिव रूप हैं वो बदल जाते हैं, उनमें चेंज आता है। अब जैसे अभी आपने लिखा था आई, अब देखो, अब यहां पर आप लिखोगे मी, आप लिखोगे अस, आप लिखोगे हिम अथवा हर, सॉरी एक मिनट क्रम से चला जाए, आप लिखोगे यू। देखिएगा, अब ध्यान क्या रखना है कि यू का ऑब्जेक्ट रूप भी यू ही होता है नाउन की तरह, लेकिन ही का क्या हो जाएगा? हिम, शी का हर, इट का इट ही रहता है ना, ये का क्या हो जाएगा? देम, लेकिन वन का ऑब्जेक्ट भी वन ही होता है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि इट, यू और वन ये नाउन की तरह सेम रहते हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होता। अब ये जो आपके सामने दिख रहा है ये प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस है किसके? प्रोनाउन। ठीक, तो हम नाउन लेके आए तब तो ठीक है, अगर नाउन के बदले हम प्रोनाउन लेके आ रहे हैं तो आपको समझना होगा भरते समय कि किसका प्रयोग कहां करना। उदाहरण के लिए आप कहोगे, अभी आपने लिखा था कि मोहन टीचर्स रेखा, ठीक है, देखो दोनों नाउन नाउन है। अगर मैं इसको प्रोनाउन में कन्वर्ट करूं बेटा, तो यहां पे क्या हो जाएगा कि मोहन के लिए क्या जाएगा कि ही, ठीक है, टीचर्स। अब रेखा के लिए क्या आ जाएगा? हर।
और यहीं से क्वेश्चन बनेंगे कि कौन सा प्रोनाउन और किस केस का प्रोनाउन आना चाहिए, ये आपको फैसला करना है। अब देखिए यहां पर हर की जगह आप अगर शी लिखोगे तो 0 मिलेगा। आप कहेंगे कि राकेश हिट मी, राकेश ने मुझे मारा। देखो यहां पे मी आया, क्योंकि वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। आप यहां मी की जगह अगर गलती से भी आई लिखोगे तो 0 मिलेगा, नहीं लिख सकते आप। तो नाउन के केस के साथ साथ चूंकि नाउन्स आर रिप्लेस्ड बाय प्रोनाउंस, उनका भी ध्यान रखिएगा। इनको और डिटेल में हम लोग जानेंगे जब हम प्रोनाउंस का चैप्टर पढ़ेंगे, इंतजार करिए। लेकिन अब चर्चा चली है तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस चर्चा को ही बताता चलूं। ठीक है साहब, आनंद आ रहा आप लोगों को ना? थोड़ा सा लगे कि आप लोग मेरे साथ हैं, मैं यहां अकेले बंद कमरे में आपके लिए आप समझिए मेहनत उतनी ही है। अब चूंकि भाग के आता हूं, आते आते 4:30 4:40 हो ही जाता है। अब मैं फटाफट ड्रेसअप मतलब अनड्रेस नहीं होता हूँ, आप देख रहे हैं विद्यालय वाले ड्रेस में आपके सामने में खड़ा हो जाता हूँ, तो उतना ही हेक्टिक है। लेकिन ठीक है, मजा इसका भी अपना है, काम होते रहना चाहिए। तो जरा मुझे हाँ सूचित करते चलिएगा कि आप हैं मेरे साथ और आप लोगों को आनंद आ रहा है। समझ में सब आना चाहिए बिल्कुल। एक बार भी मन में अगर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपको लगे कि आप बिल्कुल ऑफलाइन ही पढ़ रहे हैं, सर जी बिल्कुल आपके समक्ष हैं, ये महसूस होते रहना चाहिए। ना हो तो बताया करना, तो मैं अपने को सुधारूंगा। ठीक है, तो देखना जरा। तो ऑब्जेक्टिव केस मतलब क्या? आप देखो, आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ चुके हो ना। जब वर्ब आपने पढ़ा था तो ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, कर्ता, कर्म पढ़ा था ना। बस जिसको आपने सब्जेक्ट कहा था वो नॉमिनेटिव केस है, जिसको आपने ऑब्जेक्ट कहा था वो ऑब्जेक्टिव केस है। वही है, बस उसका सीआर वही है, पूंछ रंगा लिया है, रंगा सीआर बन गया है। जिसको अब तक आप सब्जेक्ट 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 कर रहे थे, अब उसको नॉमिनेटिव। अब देखो, अब सेंटेंस के परिप्रेक्ष्य में वो सब्जेक्ट है, लेकिन केस के परिप्रेक्ष्य में वो सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव है। सेंटेंस के परिप्रेक्ष्य में वो ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट है ना। लेकिन केस के संदर्भ में देखा जाए तो वो ऑब्जेक्टिव है। इतना क्लियर? और मैंने अभी कहा कि कॉपी खोल के बैठो। पहुंच गए हैं आप लोग वहां पे जहां डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉग्निट ऑब्जेक्ट, रिटेन्ड ऑब्जेक्ट की चर्चा मैंने की थी। जरा मुझे बताइए, क्या सब लोग अपनी कॉपी खोल के बैठे हैं वहां पे? इज एवरीबॉडी रेडी? हाँ ना, बोलो जल्दी से। ठीक, चलिए देखिए जरा। तो आपने वहां पे पढ़ा था, अब मैं आपको एक्विजिटिव और डेटिव की तरफ लेके जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। और बहुत से बुक्स में, खासकर इधर जो है तमाम जो फॉर्मल राइटर्स हैं, वो ऑब्जेक्टिव केस न लिखकर डेटिव और एक्विजिटिव का ही प्रयोग करते हैं। समझिए डेटिव एक्विजिटिव है क्या। अब मामला क्या है? अभय सोनी करें, नो सर मैं लिखा हूं। क्या आपको नहीं पढ़ाया गया है ये अभी? कॉपी में तो होगा ना आप, ये तो मैं पढ़ा रहा था, ही चल रहा था। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, उसको मैं भेज, वो आपको जो भेजा गया होगा पीडीएफ उसमें भी होगा। ठीक है, उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलो देखो मैं आपको याद दिला दूं, मैं एक बार रिकैप कर देता हूं, पहले समझिए बात को। अब ये जो ऑब्जेक्टिव केस है, ये जो ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव केस को हम, ठीक है, एक्यूजेटिव और डेटिव में इसको बांटते हैं। डेटिव एक्यूजेटिव है क्या?
तो आपको ये बताया गया था कि जब वर्ब ट्रांजिटिव होती है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और वो जो ऑब्जेक्ट होता है अगर वो अकेला है, सिंगल ऑब्जेक्ट है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और अगर तो वो वर्ब मोनोट्रांजिटिव होती है। जब वर्ब मोनोट्रांजिटिव होती है तो एक ऑब्जेक्ट लेती है और उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन जब वर्ब डाई ट्रांजिटिव आती है, डाई बोले तो टू, दो, अर्थात उसमें दो दो ऑब्जेक्ट आते हैं, तो फिर एक को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और एक को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नॉर्मली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। इस पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई थी, है ना। आपको ये बात, गहरी चर्चा हुई थी, ये बात आपको याद होगी। ठीक है, तो देखिए जरा, देखें तो अब देखिए जरा, तो जैसे मैं कहूं कि द कैट किल्ड अ रैट, बिल्ली ने चूहे को मार दिया। अब देखो यहां पे, अब यहां पर ये जो आया है ना, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, अगर वो एक ही ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपने कहा कि आई बॉट अ पेन, यहां पे क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। अगर एक ही आ रहा है तो वो हमेशा डायरेक्ट होगा, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव। देखो यहाँ पर रैट लिविंग थिंग है, पेन नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही कहलाएगा। इवन अगर आपने कहा कि शी टीचेज मी, यहां पर ये जो मी है ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर एक ही ऑब्जेक्ट है उस वर्ब का, अगर वो वर्ब मोनो, इसको मोनोट्रांजिटिव कहते हैं, अगर वो मोनोट्रांजिटिव है तो उसका एक ही ऑब्जेक्ट है, उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, देखिएगा जरा। लेकिन जैसे ही, पहले इतनी बात सबको समझ में आ गई कि एक ही ऑब्जेक्ट हो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देखो यहां पे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यहां पे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यहां पर ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इतनी बात क्लियर हो गई। लेकिन जैसे ही मैं इसको हटा रहा हूं, ये सब आपके पास चर्चा हुई है, आप इसको याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, देखें अब इसकी जगह मैं लिखूं, मैं कहूं कि मोहन टीचेज मी इंग्लिश। ये देखो, मोहन टीचेज मी इंग्लिश। अब यहां पर देखिए दो ऑब्जेक्ट आ गया, मी और इंग्लिश। तो ये यहां पर क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो वर्ब डाई ट्रांजिटिव कहलाती है, और वहां पे दो ऑब्जेक्ट, ठीक, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम, जो यूजुअली एक लिविंग थिंग होता है, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो बाद में आता है, जो यूजुअली नॉट ऑलवेज नॉन लिविंग थिंग होता है। कभी कभी हो सकता है कि दोनों लिविंग हो, दोनों नॉन लिविंग हो, वो बात की बात है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा। हां, इसको आप पलट के ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोहन टीचेज इंग्लिश टू मी। ठीक है, जब आप यहां पे टू या फॉर का प्रयोग कर लोगे तो जो इंग्लिश है वो पहले आ जाएगा, जो मी है वो बाद में चला जाएगा। अब इनडायरेक्ट बाद में है, डायरेक्ट पहले है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
आप पोजीशन बदल सकते हैं टू फॉर का प्रयोग करके, है ना। तो कुल मिला के मामला यह है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो दो प्रकार का होता है, तो और भी है, मैंने आपको कॉग्नेट, रिटेन्ड ना, कॉम्प्लीमेंट, सब ऑब्जेक्ट के ही प्रकार हैं। फिलहाल ये समझिए कि एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट आते हैं, तो एक को हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरे को कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फोटो क्लियर हो गई। अब साहब यहां पे मामला क्या है कि ये जो दोनों प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं, तो अब आप जब इस तरह के सेंटेंस लेके आए तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा ना, अगर वाक्य में जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो हो जा है एक्यूजेटिव केस में। देखो अभी छोटी सी बात थी, मैं डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन अब चूंकि अभय ने कहा कि मैं नोट किया हूं, तो नोट किए तो मैंने कहा समझा भी दूं, है ना। देखो एक्यूजेटिव केस, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है बच्चा लोग, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो किस में होता है, वो होता है डेटिव केस। आ गई बात समझ में। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्यूजेटिव होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डेटिव होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर इस सेंटेंस में हम देखें तो मी का केस क्या है, डेटिव। बात पहुंची आप लोगों तक मुन्ना मुनिया लोग। देखो जो मी है ये डेटिव है, और जो इंग्लिश है ये क्या है, ये एक्यूजेटिव। समझ में आई बात। मी डेटिव और इंग्लिश एक्यूजेटिव। और बहुत सी पुस्तकों में ऑब्जेक्टिव केस न लिखकर सीधे डेटिव एक्यूजेटिव की चर्चा की गई, इसलिए वहां केस के 5 काइंड्स आपको मिलेंगे। वहां बताया जाएगा कि केस 5 प्रकार के होते, केसेस हैव 5 डिफरेंट काइंड्स। तो वहां क्या लिखा होगा, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव, एक्यूजेटिव, डेटिव, वोकेटिव, पजेसिव या जेनेटिव। 5 हो गए। और अगर हम इन एक्यूजेटिव डेटिव को हम ऑब्जेक्टिव में शामिल कर लें तो 4, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, वोकेटिव, पजेसिव। क्लियर, कोई डाउट नहीं है ना। देखना जरा, तो अब आप इस बात को समझ गए, आप एक्यूजेटिव और डेटिव में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो थोड़ा सा मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, फटाफट आप रिस्पॉन्स करके बताएं कि आप डेटिव एक्यूजेटिव को पहचानने लगे हैं, तो मुझे संतोष हो जाएगा, तो ही बात आगे बढ़ेगी, है ना। तो आनंद आएगा फिर आगे आगे की चर्चा करने में। ठीक है, आइए जरा मैं इसे हटा रहा हूं और आपके सामने कुछ सेंटेंस रखा हूं। आई होप आप लोगों ने इसको ठीक से नोट कर लिया होगा, सहेज लिया होगा। ओके चलिए। अच्छा जैसे अब यहाँ टू लग गया तब भी फर्क नहीं, घबराना मत। अब यहाँ कोई पूछ दे तो भैया ये डेटिव है, क्या फर्क पड़ता है कि ये टू ला के अपने आगे पीछे कर दिया है, और ये क्या है, एक्यूजेटिव है ना। चलिए फटाफट मैं सेंटेंस लिखता जाऊंगा, एक एक सेंटेंस रखूंगा ताकि आप क्या कहते हैं जल्दी जल्दी अपने आंसर्स रिस्पॉन्स कर पाए। ठीक है, मैं ढेर सारा नहीं लिखूंगा, एक लिखूंगा फटाक से बता दिए तो फिर दूसरा लिखूंगा, फिर बता दिए तीसरा लिखूंगा, फिर बताइए चौथा लिखूंगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं आश्वस्त हो लूं कि मैं आप तक ठीक से पहुंच रहा हूं और आप अच्छे से चीजों को समझ रहे हैं। रेडी हैं आप लोग। फिर इस पे एक देखता हूं मैं कुछ, ये ऑब्जेक्टिव नॉमिनेटिव के लिए कुछ और भी प्रैक्टिस मिलता है तो मैं आपको उसको भी करा दूंगा, है ना। आइए देखिए जरा, चलिए नेक्स्ट पेज पर। अच्छा अब मैं सेंटेंस लिखूं कि मोहन सोल्ड द हाउस। चलिए जल्दी से द हाउस का केस बताइए किस केस में है। अब आपको ऑब्जेक्टिव नहीं बताना है, आपको एक्यूजेटिव डेटिव में बताना है कि क्या है। मोहन सोल्ड द हाउस, क्विक रिस्पॉन्स करिए। यहां पे हाउस किस केस में है,
जल्दी जल्दी। अभय कह रहे हैं एक्यूजेटिव, अंकित कह रहे हैं एक्यूजेटिव। बिल्कुल ठीक बात, वेरी गुड। भाई जब एक ही ऑब्जेक्ट आएगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जब डायरेक्ट होगा तो एक्यूजेटिव होगा। अब आप कहो कि गिव इट टू मी, इसमें बताइए इन दोनों का, इट का और मी का केस बताइए फटाक से। चलिए इट और मी का केस बताइए। टू मी डेटिव नहीं, केवल मी डेटिव सची। टू तो वहां प्रेपोजिशन है, उसका केस कहां से होगा, है ना। अब इसमें जो इट है ये क्या है, एक्यूजेटिव है, और मी क्या है, डेटिव है ना। तो एक्यूजेटिव डेटिव दिमाग में रखिएगा, ठीक। और किसी ने कहा हेल्प हर, किस केस में है, हेल्प हर। हाँ अब है, बिल्कुल ठीक। मी डेटिव, इट एक्यूजेटिव, हाँ ठीक है, गुड। हेल्प हर में ह का केस बताइए फटाक से। एक्यूजेटिव, बिल्कुल ठीक बात, आप समझ गए। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो एक्यूजेटिव होगा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो डेटिव होगा। तो अगर अकेले ही ऑब्जेक्ट आया है तो डेफिनेटली वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो डेटिव, वो एक्यूजेटिव ही होगा। जब तक दो ऑब्जेक्ट नहीं आएंगे तब तक डेटिव की बात नहीं होगी। जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपके सामने होगा तभी डेटिव की बात आएगी, ठीक है ना। क्लियर है, क्लियर हो गया। तो डेटिव एक्यूजेटिव पहचान लोगे। अच्छा चलिए, तो नॉमिनेटिव केस हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अब बारी है वोकेटिव केस की, है ना। चलिए थोड़ा सा वोकेटिव केस की भी चर्चा कर लें, ठीक है। तो आराम से भाग भाग के नहीं पढ़ना है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट बनना चाहिए, ताकि अंग्रेजी भाषा आप जब किसी चीज को पढ़े लिखे सुने या कोई सेंटेंस मिले तो आप उसके अंग प्रत्यंग को समझ लें, ये बहुत जरूरी है। आइए चला जाए आगे। देखिए अब वोकेटिव केस, ये जो वोकेटिव केस है ना, ठीक है, इसका मतलब संबोधन कारक। संबोधन, आप संबोधन समझ रहे हैं, जब किसी को आप संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है ना। देखिए व्हेन अ नाउन इज यूज्ड फॉर द sake of address, किसी को संबोधित करने के लिए, ठीक है ना। अच्छा जी, चलिए एक कोई
बंधु हैं, करेंगे दीज आर वेरी बेसिक्स, डेटिव केस आर नो लॉन्गर इन यूज, बोथ आर एक्यूजेटिव केस, वेदर इट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, सवाल ये उठता है कि चलिए, थैंक यू, वेलकम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो है, कुछ सज्जन हैं वो अपनी राय प्रकट कर रहे हैं, थैंक्स फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। चलिए, सवाल उठता है कि अगर बेसिक से सवाल पूछे जाएंगे, किसी ने पूछ दिया कि डेटिव क्या है, ठीक, और थोड़ा सा मुझे रेफरेंस भी दीजिएगा कि ये बात कि दोनों के दोनों अगर ये सवाल केस के बनते हैं दोस्त, तो वहां पर ये कहीं से अगर मतलब रिटन फॉर्म में हो कि दोनों एक्यूजेटिव हैं, तो थोड़ा सा मुझे अगर आप रेफरेंस देना चाहेंगे तो मुझे अच्छा होगा, मेरी जानकारी बढ़ेगी, मेरा भी भला होगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ एड्रेस, आप जब किसी को संबोधित करने के लिए, वो संबोधन किसी के लिए भी हो सकता है। एक्चुअली ना, ये जो वोकेटिव केस है ना, ये लिटरेचर में कहीं ना कहीं जाकर उस एपोस्ट्रॉफी से जुड़ जाता है, संबोधन अलंकार जो होता है, तो कहीं उस ऊर्जा के भी थोड़ा बहुत जुड़ जाता है, आप देखोगे तो आप जब किसी को संबोधित करने के लिए, संबोधन के लिए आप जब किसी नाउन का प्रयोग करते हैं, तो वो वोकेटिव केस में हो। ठीक है, अच्छा, ये जो वोकेटिव केस का नाउन होता है, ये सेंटेंस का पार्ट नहीं होता, ये सेंटेंस से कॉमा के द्वारा हमेशा अलग रहता है। ठीक है, ये सेंटेंस के वर्ब को कमांड भी नहीं करता, इसका वर्ब से कुछ भी लेना देना नहीं होता है ना। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी आप किसी को संबोधित करने के लिए, अच्छा एक और बात कि ये जो संबोधन कारक का वोकेटिव केस का नाउन होता है, वो नाउन पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, उसकी पोजीशन आगे पीछे हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना है कि आप उसकी पोजीशन जब आगे पीछे करोगे तो कॉमा लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि कॉमा से ही वो सेपरेट होगा, वो हमेशा सेंटेंस से सेपरेट रहता है, क्योंकि उसका वर्ब से कुछ भी लेना देना नहीं होता है ना। आप अक्सर वहां पे जो है, जो सेकंड पर्सन यू है, वो छिपा रहता है, तो अक्सर लोग छिपा लेते हैं ना। जैसे आपने कहा कि आप कह सकते हैं कि मोहन कम हियर, ठीक, या आप ऐसे भी कह सकते हैं क्या, कम हियर मोहन। ठीक है, अब यहां पर देखो, ये जो शब्द आया ना, और देखो ये कॉमा से अलग है, ये मोहन का इस वर्ब से कुछ भी लेना देना नहीं है, एक्चुअली ये इंपरेटिव सेंटेंस है, आप कमांड कर रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, तो यहां पर यू छिपा हुआ है ना। एग्जैक्टली क्या है कि मोहन यू कम हियर, आपको पता है कि इंपरेटिव सेंटेंसेस का सब्जेक्ट यू अक्सर हिडन होता है, वैग होता है ना। तो इसका इस वर्ब से कुछ भी लेना देना नहीं है, इसलिए देखो यहाँ पे कम है, अगर इसका इस लेना देना होता फिर ये कम हो जाता ना। ये जब जैसे इसको कमांड करना शुरू करेगा तो फिर ये इसकी बात मानेगी ना, इसके नंबर पर्सन को मानेगी ना, लेकिन इसको कमांड नहीं कर रहा है, ये सेंटेंस का मुख्य हिस्सा नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये कर्ता कारक में नहीं है। तो ये जो मोहन यहां है, ये किस केस में है, वोकेटिव केस में। ठीक है, संबोधन कारक में। ठीक, तो समझिएगा कि ये जो हिस्सा होता है, ये हमेशा ये कॉमा से अलग होगा, ये वर्ब को कमांड नहीं करेगा, और ये किसी को संबोधित करने के लिए ना, आप जब संबोधन कारक में इसका प्रयोग करते हैं तो सिर्फ उसको संबोधित करता है, उस पर्सन को एड्रेस करता है, उस प्लेस को, थिंग को, जिसको भी ना एड्रेस करता है, तो वहां पर उसको संबोधन कारक में रखता है। ठीक है, इसी तरह से इसको लिटरेचर में एपोस्ट्रॉफी में लेकर जाते हैं कि ओ डेथ ना, वेयर इज द स्टिंग,
तेरे डंक कहाँ है, मतलब मौत, मुझे लेके चल ना। तब कहते हैं कि ओ वेस्ट विंड। तो वहां पर क्या है, वो संबोधित किया जा रहा है ना। जब हिंदी में कहते हैं कि चंदा ओ चंदा किसने चुराई तेरी मेरी निदिया, तो आप चंदा को क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, है ना। तो वो संबोधन कारक में है। लेकिन यहां पर ना डिस्कशन का हिस्सा थोड़ा सा हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा। वोकेटिव केस तो आप पहचानना सीख गए, है ना। आप जब कहते हो कि देखो कि फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स लेट्स प्ले चेस। चलो शतरंज खेलते हैं दोस्तों, आ जाओ। यहां पर जो फ्रेंड्स है ये किस केस में है, वोकेटिव केस में, संबोधन कारक, ठीक ना। जैसे ही आप जो है इसका प्रयोग किसी को संबोधित करने के लिए करेंगे तो वो जो है संबोधन कारक में होगा। इज दैट क्लियर। लेकिन यहां पर वोकेटिव केस को पढ़ने का जो मूल पर्पज है वो थोड़ा सा अलग है। यहां पर आपको क्या कहते हैं, सिंथेसिस में भी ये काम आएगा, वाक्यों को जोड़ने में भी ये काम आता है। हमें यहां पर एक अलग बिंदु पे चर्चा करना होगा। वोकेटिव केस तो आप समझ गए कि ये फ्रेंड्स है, मोहन है, ये संबोधन कारक है। इस वोकेटिव केस को ना बच्चा लोग हम लोग एक दूसरे अंदाज में देखते और पढ़ते हैं। आइए जरा आप चलिए अगले पेज पे, तो आपको मैं दिखाऊं। एक टर्म यूज होता है नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन, इन एपोजिशन, ठीक है। क्या ध्यान देना, मैंने एपोजिशन लिखा, ये ए है, इसको आप ऑपोजिशन मत लिख दीजिएगा। आप समझ रहे हैं दोनों में अंतर है। यहां से एक बार सवाल भी पूछ चुका है। एपोजिशन का मतलब होता है साइड बाय साइड, एक के बगल में दूसरा। एपोजिशन बोले तो साइड बाय साइड, ठीक है। इसको हिंदी में अगर कहना चाहें, इसको आप समानाधिकरण कह सकते हैं। समानाधिकरण, है ना। समानाधिकरण का जो है कि मतलब दोनों समान अधिकार से यूज होते हैं, सेम मतलब अथॉरिटी के साथ आते हैं, लेकिन उसमें से एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा सब्जेक्ट नहीं होता, दूसरे का वर्ब से कुछ भी लेना देना नहीं होता। और ऑपोजिशन का मतलब विपक्ष, विरोधी, आप जानते हैं, ऑपोजिशन लीडर, ठीक है। तो ये ओ है और यहां ए है। यहां से एक बार सवाल पूछा जा चुका है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, संभालिएगा। एपोजिशन, ऑपोजिशन। तो नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन, इसका प्रयोग आपने इंटरमीडिएट की कक्षाओं में सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंसेस को बनाने के लिए, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए इस विधा का प्रयोग आपने किया होगा, ठीक है। तो जरा आए देखिए कि ये नाउन या फ्रेज इन एपोजिशन होता क्या है और कैसे इसका प्रयोग हम सेंटेंसेस को कंबाइन करने में, ठीक। तो ये एक तरह से बच्चा लोग, ठीक है, इसको संभालिए, मैं इसको हटा करके आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। एक तरह से ये जो एपोजिशन है ये संबोधन कारक का ही बदला हुआ रूप है। यहां पर भी वही मामला है कि जो एपोजिशन होता है वो कॉमा के द्वारा मुख्य वाक्य से सेपरेट रहता है, इसका वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता है। और ये करता क्या है, तो ये सब्जेक्ट के विषय में कुछ नई सूचना प्रदान करता है, कुछ नया गुण बताता है, कुछ उसमें जोड़ता है, ऐड करता है उसके बगल में आकर। जब किसी नाउन के, व्हेन अ नाउन और नाउन फ्रेज इज प्लेस्ड आफ्टर अनदर नाउन and it adds something, it shows some quality, it says something more about that noun, it is apposition, side by side। जैसे मैं कहूं, देखो कि महेश
माय फ्रेंड। और ध्यान रखना ये कॉमा के द्वारा मुख्य सेंटेंस से अलग होता है। देखो इधर भी कॉमा, इधर भी कॉमा। अब आप बताओ कि जो महेश है वही मेरा मित्र है और जो मेरा मित्र है वही महेश है, दोनों समान अथॉरिटी के साथ आए कि नहीं आए हैं? दोनों एक ही चीज है ना। लेकिन आप देखो कर क्या रहा है कि जो महेश नामक व्यक्ति है उसके बारे में एक नई सूचना आपको मिल रही है। क्या? कि महेश जो है, कौन सा महेश? जो मेरा मित्र है, जो मेरा मित्र है, उस महेश के बारे में एक सूचना आपको प्राप्त हो रही है ना। अब ध्यान देना कि यहां पर ये जो माय फ्रेंड आया बेटा जी लोग, इसी को कहते हैं एपोजिशन। और इस एपोजिशन में ध्यान दो, यहां पे दो शब्द आ गए, माय फ्रेंड, इसको आप नाउन तो कह नहीं सकते, अभी नाउन फ्रेज हो गया, तो आप कह सकते हैं इसको क्या? एपोजिशन ना, फ्रेज इन एपोजिशन, फ्रेज इन एपोजिशन। ये देखो अब यहां पर आपको वर्ब लेके आना है, तो जाहिर सी बात है ये कॉमा से सेपरेट है, ये सेंटेंस का हिस्सा नहीं है, ये वर्ब को कमांड नहीं करेगा, वर्ब को कमांड ये करेगा। जब आप कहोगे माय फ्रेंड ना, महेश माय फ्रेंड हैज गॉन होम ना, महेश मेरा मित्र घर जा चुका है। देखो यहां पे हैज आया, ये वर्ब किसको फॉलो कर रही है? महेश को, माय फ्रेंड को नहीं। ठीक है, तो ये जो इस तरह से आप सेंटेंसेस लिखते हैं, आज आप कहते हैं, आपने कहा कि मिस्टर नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ना। देखिए फिर कॉमा, तो यहां पर ये जो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, ये क्या है? फ्रेज इन एपोजिशन। क्लियर? बात आप तक पहुंच रही है ना? हैं आप लोग ना? कोई कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा। ठीक है, तो ये जो, और ये देखिए इसको आप, अच्छा एक बात और कि हम अभी मैंने आपसे कहा कि जो वोकेटिव केस का नाउन होता है उसको आप आगे पीछे आप कहीं रख सकते हैं, लेकिन एपोजिशन जो होगा वो हमेशा बाद में आएगा, ये भी ध्यान रखना है। पहले आप सब्जेक्ट को रखेंगे और सब्जेक्ट के बाद आप एपोजिशन को लेकर आएंगे, और जो वर्ब आएगी बेटा यहां पर वो इस सब्जेक्ट को फॉलो करेगी, एपोजिशन को नहीं, है ना। तो ये जो कला, इसी को कहते हैं नाउन या फ्रेज इन एपोजिशन। पहले मुझे आप एक बार प्रतिक्रिया दे दें कि ये जो है सर, प्लीज अब आप अपनी टिप्पणी जो कर रहे हैं डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग, तो डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेज होते हैं, ओके, एपोजिशंस नहीं होते। अगर आप कॉमा का प्रयोग नहीं करेंगे तो सेंटेंस कंफ्यूज करेगा। अब ये आपकी जो टिप्पणी है, आप जो कर रहे हैं, तो आप क्या साबित करना चाहते हैं मैं नहीं समझ रहा हूं। कॉमा यहां से हटा दिया जाए, ठीक है, मैं यहां से कॉमा हटा दूं, तो ये कॉमा हटाने के बाद फिर आप तो जो है क्या कहते हैं पंक्चुएशन के महत्व को घटाना चाहते हैं, और ये कंफ्यूजिंग, मिस्टर नरेंद्र मोदी द प्राइम, अगर ये आप लिख रहे हैं और इसके साथ कॉमा लेकर नहीं आएंगे, मेरे ख्याल से सेंटेंस कंफ्यूजिंग होगा, फिर पंक्चुएशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, आप जो अपनी व्याख्या कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से एक सीमा तक ही डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे हमारे जो जुड़े हुए हैं, मुझे इनको इन तक अपनी बात पहुंचानी है। तो आप जुड़े हैं, अगर कुछ लाभकारी मिल रहा हो अच्छी बात है, और अगर आप इतने इंफॉर्मेटिव हैं, नॉलेजेबल हैं, तो यहाँ टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सीखे हुए व्यक्ति को क्या जरूरत है हाथ कंगन को, आरसी क्या, पढ़े लिखे को क्या।
आप जो कहना चाह रहे हैं और डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस की बात कर रहे हैं, तो प्लीज डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस की बात रिलेटिव क्लॉज में, रिलेटिव प्रोनाउन में होती है। मैं अभी केस पढ़ा रहा हूं, यहां कॉमा हटाएंगे, इन दोनों को जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। आप जिसकी बात कर रहे हैं वो अलग मुद्दा है, ठीक है। तो शुक्रिया आपकी राय के लिए, और जुड़ने के पीछे उद्देश्य होना चाहिए कि अगर कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो ठीक है, नहीं अगर आप जो सिखाया जा रहा है उससे ज्यादा सीखे हुए हैं तो यहां पर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है इसका दोस्त। नहीं, मैं मतलब अच्छे स्पिरिट से कह रहा हूं, इफ यू हैव such ability and you know grammar well, then you are wasting time here. I'm teaching my students, they need to know something. Okay, so I don't think that online, sitting online, you should show your knowledge or uh, ability. थैंक यू आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। ये डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस की बात आप कर रहे हैं, इसमें क्लॉज कहाँ है मुझे बता दीजिए जरा। इसमें क्लॉज है कहीं क्या? एक सिंपल सेंटेंस है। डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज की बात तब आएगी जब आप एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, जब वहां पे प्रिंसिपल क्लॉज आएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज आएगा। मैं यहां जो लिख रहा हूं ये प्योर सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई क्लॉज नहीं है, तो फिर आपकी बात का कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है। आप जो बात कर रहे हैं डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस, तो आप ये साबित करने की कोशिश मत करिए ना कि आप जो कह रहे हैं वो सामने जो खड़ा है उसको नहीं पता है, ठीक है। कॉमा कब आएगा कब नहीं आएगा ये क्लॉजेस की बात है। तो जब रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो आपको सूचित, अब आपको मैं सूचित भी कैसे करूं, मैं आपको अभी जानता भी नहीं कि आपका नाम क्या है, आपकी आईडी भी कुछ और है, तो प्लीज पढ़ाने की कोशिश मत करिए, सॉरी। अगर आपको लगता है कि यहाँ कुछ काम का मिल रहा हो तो लीजिए, वरना फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, मैं उनको पढ़ा रहा हूँ और मेरा ये लेक्चर अपलोड होगा ऑनलाइन में करना चाहूंगा, आप मेरे लेक्चर की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। सो नमस्ते, आपको आपका ज्ञान का मैं मुरीद हुआ, आई एम अ बिग फैन, प्लीज मुझे पढ़ाने की कोशिश मत करिए, सॉरी। देखो चलो, अब ये जो है, ठीक ना, अब ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, जैसे ही मैं इसको क्लॉज में बदलूंगा तो कॉमा हट जाएगा। हाँ? अब मैं कहूं कि महेश हु इज माई फ्रेंड हैज गॉन होम, कॉमा हट जाएगा, तो रिलेटिव क्लॉज हो जाएगा। अब वहां डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग अभी हमके समझाने की कोशिश करता हूं मैं, तो आप लोग टिके रहिए, टॉपिक से भटकने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे ना तो फिर आएगी उसकी बात। चलिए अभी हमें जो है, सॉरी जाने दो, फालतू की बात है, सॉरी दोस्त आप बुरा मत मानिएगा, सॉरी। आइए देखिए जरा, तो ये जो हमारा आ, जो ये फ्रेज इन एपोजिशन है, ये फ्रेज इन एपोजिशन ये काम आएगा, और आपने इंटर में इसका उपयोग किया होगा सेंटेंसेस को जोड़ने में बड़ा आसानी से। आज यहीं पे हम लोग रुकेंगे, ठीक ना। जैसे आपने याद करो, इंटरमीडिएट में आपको सवाल दिए गए होंगे कि एक से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने में एक विधा एपोजिशन की विधि। एक पहले छोटा सेंटेंस लेते हैं, जैसे फेमस सेंटेंस है, आप सबके इंटर की बुक में मिल जाएगा, छोटा सेंटेंस देखो कि गोपी इज आर कैप्टन, गोपी इज आर कैप्टन, गोपी हमारा कप्तान, ठीक है ना। अब फिर ही, बहुत फेमस एग्जांपल है, यहाँ गोपी की जगह कुछ और हो सकता है, ही मेड 50 रन्स यस्टरडे। अब ये दो सेंटेंस आपको दे दिया, उसने कहा कि इन दोनों को जोड़कर एक सेंटेंस बना दीजिए, ठीक है। अब जो अभी बात आई, आप इसको चाहें तो जोड़ करके आप एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बना सकते हैं, आप जोड़ के चाहें तो इसको
सिंपल सेंटेंस भी बना सकते हैं। हम लोग अभी सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं, क्योंकि अपोजिशन सिंपल सेंटेंस में ही आएगा, कॉम्प्लेक्स में तो आएगा नहीं। तो करते क्या है भाई, आप बताओ कि यहां पर जो गोपी है वही ही है ना, तो अब अगर नाउन प्रोनाउन दोनों हैं तो हम रखेंगे किसको, नाउन को सब्जेक्ट के रूप में। तो इसमें सबसे पहले आप रख दीजिए गोपी, इसके बाद कॉमा। अब बिल्कुल कॉमा लगाना, और कॉमा नहीं लगाओगे तो सेंटेंस की ऐसी की तैसी हो जाएगी, फिर पंक्चुएशन एरर हो जाएगा। और आप अगर लिखित परीक्षा में जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में, तो मान लो ठीक है, तो कबाड़ा हो जाएगा, ध्यान रखना। गोपी। अब इसके बाद क्या करते हैं कि चूंकि सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब आनी चाहिए, तो इस वर्ब को कैंसिल कर दो, और ये जो फ्रेज है इस फ्रेज को बना लो एपोजिशन। कैसे बनाओगे, आर कैप्टन, फिर कॉमा लगा दो, ठीक। अब ये ही इसी गोपी के लिए आया है ना, तो भाई सब्जेक्ट भी एक ही होना चाहिए, इसको गायब कर दीजिए, दोनों एक ही चीज है। और ये पूरा का पूरा आप उतार दीजिए, देखिए एक सेंटेंस बन गया, मेड 50 रन्स यस्टरडे। ये देखो, दोनों सेंटेंस जुड़कर एक सेंटेंस बन गए। अब यहां पर इसको जोड़ने के लिए आपने किस विधा का प्रयोग किया, फ्रेज इन एपोजिशन का। यहां पे जो आर कैप्टन है ये फ्रेज इन एपोजिशन है, इसको आप वोकेटिव केस भी कह सकते हैं। वो वोकेटिव केस ही यहां पर एपोजिशन के रूप में आया है। तो गोपी हमारा कप्तान, जो हमारा कप्तान है ना, उसने 50 रन कल बनाए थे। अब इसी को आपको कॉम्प्लेक्स में बदलना हो, ठीक है, तो गोपी हु इज आर कैप्टन मेड 50 रन्स यस्टरडे। अब वहां पर कॉमा गायब हो जाएगा, क्योंकि यहां पर डिफाइनिंग क्लॉज है। जब क्लॉज डिफाइनिंग होता है तो कॉमा का प्रयोग नहीं करते हैं, जब क्लॉज नॉन डिफाइनिंग होता है तो कॉमा का प्रयोग करते हैं। अब वो कब डिफाइनिंग बनता है, कब नॉन डिफाइनिंग बनता है, बेटा जी लोग ध्यान रखो, जब हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे, या मैंने आपको कंजंक्शन में पढ़ाया होगा डिफाइनिंग क्लॉज नॉन डिफाइनिंग क्लॉज ना। जब रिलेटिव क्लॉज या रिलेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं तो वहां ये बात आती है, चर्चा होगी, ध्यान रखो, ठीक। देखिए जरा, ठीक है, तो यहां पर अब ये जो है क्या है, सिंपल सेंटेंस बन गया। और कैसे बना, तो फ्रेज इन एपोजिशन का प्रयोग करके, ठीक है। नोट कर लो, भाई साहब जो है क्या नाम, माई ब्रदर फिलिप वर्क्स एट द लोकल म्यूजियम, द स्पीकर प्रोबली ओनली। क्या आप बकवास कर रहे हो, हमें समझ में नहीं आया, तो मैं जाने दीजिए, मैं राग दरबारी गा रहा हूं और आप राग भैरवी लेकर बैठे हुए हैं दोस्त, सॉरी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप किसी और ट्रैक पे हैं, आप जो कहना चाह रहे हैं तो उसके लिए ठीक है, जाने दीजिए। इन दोनों को जोड़ोगे आप तो कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। जाहिर सी बात है कि एक भाई कहीं और एक भाई कहीं और है, दोनों अलग अलग हैं, उनको जोड़ने के लिए आप जब क्लॉज बनाएंगे तो वहां पे कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगा, उसका कोऑर्डिनेशन होगा। है, छोड़िए, आप लोग देखो बच्चा, इस पे ध्यान दो, ये क्लियर है।
तो इस तरह से एपोजिशन के, तो अपना जरा आप लोग इंटर वाली किताब उठा लेना और इंटर वाली किताब उठाकर, ठीक है, और थोड़ा सा सिंथेसिस के पार्ट में चले जाना और इस तरह से पोजिशन वाले सेंटेंसेस को कर लेना, ठीक है। तो वोकेटिव केस का यही मामला था। पॉजिटिव केस या जेनेटिव केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे लेंदी है, उससे ढेर सारे सवाल बनेंगे, तो हम लोग पॉजिटिव या जेनेटिव केस की चर्चा कल करेंगे, ठीक है। दोहराते रहिए, पढ़ते रहिए, चीजों को संभाल लीजिएगा। और इस वाले वीडियो को अब मैं कैसे कितना एडिट करूंगा भगवान जाने, मुझे आएगा भी कि नहीं, ठीक है, देखता हूं, जितना बन पाएगा अब तक मैं पहुंचाऊंगा। संभालिएगा, पढ़िएगा, चर्चा होगी, ठीक ना। अब है कुछ कह रहे हो क्या ना? नहीं, अगर वो बात नहीं समझ पा रहा है वो अंग्रेज नहीं है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं, बिना समझे थोड़े जो है टिप्पणी हो रही है, ओके। चलो, अब वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, उनका कहना गलत नहीं है, ही इज सेइंग correctly, but he is saying something else and I'm talking about something else. Yes, these are the simple sentences and these simple sentences can be expressed as complex sentences. जब इसको हम complex में लेके जाएंगे तो फिर clause बनेगा, relative clause बनेगा, है ना। तो वहां पर फिर who आएगा, which आएगा, that आएगा, ठीक है। तो वहां पर कॉमा आएगा कि नहीं आएगा। When we produce complex sentences, when you produce relative clauses, then relative clauses can be defining or non-defining. When we have defining clause, commas are not necessary. Exactly, not used कहिए, necessary नहीं, not used. But when we have non-defining clauses, we have to use commas. वो अलग बात है, वो यहाँ पे नहीं आ सकती, यहाँ कॉमा का प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर ये देखो हटा दोगे तो गोपी आवर कैप्टन तो थोड़ा सा अटपटा हो जाएगा। पंक्चुएशन की बात है, वो अपनी जगह ठीक कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं, वो जो भी बता रहे हैं सही बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग दो ट्रैक पे हैं, हम लोग कहीं और है, वो कहीं और, कोई बात नहीं, होता है, अच्छी बात है, भी अच्छा अनुभव है। एंड थैंक यू फ्रेंड, आई डोंट नो who may you are giving very good, fine and authentic information to me. I'm thankful to you, okay, but exactly we are talking two different things. All your information is correct and authentic and you have got very sound knowledge of grammar. I appreciate you, I clap for you, but exactly I'm saying something else. I'm talking about different aspect and you are talking about different aspect. That's why we have some differences, but you are amazing, you are very good. Thank you, thanks for this information and it was awesome to be with you. Thank you. मिलते हैं कल हम लोग। गुड नाइट, टेक केयर। मार्टिन में दिया है, बिल्कुल ठीक बात है दोस्त, आप हिंदी समझते कि नहीं जानता, मार्टिन बहुत छोटी किताब है, मैं आपकी बात काट नहीं रहा हूं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, डिफाइनिंग, बट यहां पे डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग की बात नहीं, इट्स अ सिंपल सेंटेंस विदाउट कॉमा, एपोजिशंस कैन नॉट बी डिफाइंड माय फ्रेंड, इट इज नॉन डिफाइनिंग। आप डिफाइन कर रहे हैं ना, डिफाइन कर रहे हैं कि गोपी, जो बिल्कुल ठीक बात है कि डिफाइनिंग क्लॉजेस में कॉमा नहीं आता है, यस यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बैंग ऑन, बट इट अप्लाइज
on clauses, my friend, and this sentence has no clause. It's a simple sentence, and this apposition must be separated by commas. It is necessary. Okay, I'm not saying that you are wrong or you are giving wrong information. No, I appreciate you. Yes, you have got sound knowledge. Thank you. But your discussion stays somewhere and I am talking something else. That's right. But thank you. बहुत मजा आया आपके साथ, बहुत मजा आया.